नमः शारदायै। सुप्रभात मित्रों, मैं सुनील आज एक नई यगंत प्रक्रिया को लेकर आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो मित्रों, पूर्व की कक्षा में हमने सन्नंत प्रकरण को, सन्नंत प्रक्रिया को अच्छी तरह से पढ़ा था और वहां पर चूंकि मोबाइल के माध्यम से ही लेखन कार्य भी हो रहा था, तो आज हमने कुछ प्रयास से प्रत्यक्षीकरण का हमने कुछ प्रयास किया है। तो इससे स्वयं के लिए भी एक शिक्षाप्रद होगा। मैं भी मेरी भी लिखने का कौशल बढ़ेगा और आप लोग भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं उन वीडियो से ज़्यादा इस वीडियो में समझ आने वाला है। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं यगंत प्रक्रिया। यगंत प्रक्रिया से तात्पर्य है कि यंग प्रत्यय अंत में है जिसके, यंग प्रत्यय अंत में है जिसके ऐसी क्रिया और इन क्रियाओं का जहां पर समूह हो उसको कहेंगे हम यगंत प्रक्रिया। तो ऐसे अगर संस्कृत में देखें तो यंग अस्ति अंतः येषाम तेषां क्रियाणाम संघातः यत्र भवति सह यगंत प्रक्रिया नाम्नी इति कथ्यते। इस प्रकार से जान सकते हैं। तो यगंत प्रक्रिया में होता क्या है? सबसे मुख्य है क्रिया समविहार। क्रिया समविहार से तात्पर्य है क्रिया का बार बार होना या अतिशय होना। क्रिया का बार बार होना या अतिशय होना, अगर ये अर्थ में लक्षित है, हम इस अर्थ में कोई पद बनाना चाह रहे हैं, कोई क्रिया दिखाना चाह रहे हैं कि कोई चीज बार बार होती है या अतिशयता को प्राप्त होती है, अत्यधिकता को प्राप्त होती है, तो वहां पर हम यंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो अब इस सूत्र पे यदि एक एक पद पर जाएं, क्योंकि बहुत सारे पदों को मिलकर एक सूत्र होता है और सूत्रार्थ समझने के लिए हमें पदों का विच्छेद बहुत जरूरी है, उसमें विभक्ति क्या है ये बताना जरूरी है, उसमें समास क्या है ये बताना जरूरी है। अगर इतनी सारी चीजें हम थोड़ी थोड़ी चीजें बताएं तो हमें सूत्र कहीं ना कहीं हमारे लिए सरल हो जाता है। तो देखिए मित्रों, धातोः पंचमी विभक्ति एकवचन का है, ऐसे एकाचः, यह भी पंचमी विभक्ति एकवचन का है। हलादेः पंचमी विभक्ति एकवचन का है। क्रिया समविहारे, क्रियायाः समविहारः, क्रिया समविहार, तस्मिन् क्रिया समविहारे तो मित्रों, क्रिया का जहां पर समविहार हो, क्रियाया षष्ठी एकवचनम समविहारः, क्रिया का जहां पर समविहार हो उसे कहेंगे क्रिया समविहारः। उसको क्या कहेंगे? क्रिया समविहार, अर्थात क्रिया का बार बार होना या अतिशय होना ही क्रिया समविहार है। तस्मिन उसमें मतलब उसके द्योतित होने पर, उसके प्रकाशित होने पर, यदि हम उसको प्रकाशित करना चाहते हैं, उसका द्योतन करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम यंग प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हो गया सूत्र से हमने कैसे जाना। धातु पंचमी एकवचन का है, एकाच पंचमी एकवचनम, हलादे पंचमी एकवचनम, क्रियाया समविहार, क्रिया समविहार सप्तमी एकवचन का रूप है। तो इतनी वृत्ति जानने के बाद अब हमें सूत्रार्थ कहीं ना कहीं सरल लगने लग जाता है। अब यहाँ पर कुछ अनुवृत्तियां होती हैं, हमें वो देखना पड़ता है। तो अनुवृत्ति है पौनः पुण्ये भेसार्थे,
पौनः पुण्ये भृशार्थे भृशार्थे च द्योत्ये धातोर एकाचो हलादेर्यं धातोर एकाचो हलादेर यं स्यात्। तो मित्रों हमने देखा होगा अत्यधिक सूत्र में स्यात् का प्रयोग हम क्यों करते हैं। स्यात् का प्रयोग वैसे भवति का प्रयोग भी कर सकते थे हम आराम से, भवेद भी कर सकते हैं, होना चाहिए, लेकिन हम स्यात् का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो ये व्याकरण ये विधि लिंग का है और जो व्याकरण जो है वो विधि मतलब विधान करने वाला शास्त्र है, इसलिए हम ज्यादातर यहाँ पर स्यात् का प्रयोग करते हैं। अब देखिए वृत्ति देखिए, पौनः पुण्य अर्थात बार बार, भृशार्थे अर्थात अतिशय होना, और बार बार होना और अतिशय होना यदि द्योतित हो, यदि क्या हो प्रकाशित हो, तब धातु से, और धातु कैसी हो एकाच हो, और कैसी हो हलादी हो, तो उससे यंग हो जाएगा। तो देखिए पौनः पुण्य बार बार होना और भृशार्थे अतिशय होना, यह जब द्योतित हो जब प्रकाशित हो तो धातु कैसी एकाच धातु और हलादी धातु से यंग हो जाएगा। अब देखो एकाच का मतलब क्या है, एक अच है जिसमें, अच में मित्रों आपको पता होगा अ ई उ रील री ए ओ आई औ, इतने सारे वर्ण आते हैं। अर्थात ऐसी धातु हो यंग प्रत्यय करने पर जो एक आच हो, उसमें या एक या अ हो या केवल ई हो या केवल उ हो री हो, अर्थात उसमें दो अच अर्थात दो स्वर नहीं होने चाहिए। तो देखिए हम भू धातु का बनाने वाले हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी। जो ये भू धातु है ये कैसी है, इसमें भौ है और इसमें ऊ है, तो ये कैसी है एक आच वाली, एक आच है केवल, इसमें उकार है केवल, और बोला था क्या हो हलादी हो, और हलादी है, हल मतलब व्यंजन वर्ण जिसके आदि में है ऐसी धातु, तो हलादी धातु भी है, ये भकार जो है, और एक आच है क्योंकि इसमें ऊ है, और ऐसी धातु होने पर यंग प्रत्यय हो जाएगा। तो मित्रों हमने इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार से जाना है, तो आगे हम बढ़ेंगे। अग्रिम सूत्र है गुणो यंगलुकोहो। गुणो यंगलुको, अब ये गुण विधायकम विधि सूत्र है। देखो गुण संज्ञा वाले बहुत से सूत्र है। एक तो आपको सबसे पहले अदेय गुण पता होगा, अदेय गुण, अदेय गुण, फिर उगंत लघुपदस्य च, धस्य च है, सार्वधातुक अर्ध धातुकयो है, और ऐसे बहुत सारे सूत्र मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों में से कोई न होकर के चौथा सूत्र कर रखा है, क्योंकि इन तीनों का क्षेत्र यहाँ पर नहीं है, मतलब ये इस क्षेत्र में ये दोनों तीनों सूत्र कार्य नहीं कर सकते। तो सूत्र है गुणो यंग लुको। अब देखते हैं इसमें दो पद है, सबसे पहले गुण पद है, दूसरा यंग लुको है। अब देखते हैं गुण, यहाँ पर हल्के परे होने पर हसीच सूत्र से यहाँ पर गुण हो रखा है, तो गुण प्रथमांतम है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। उसके बाद यंग च लुक च यंग लुको, यंग च लुक च यंग लुको हो। ठीक है महोदय, तो यह है सप्तमी द्विवचन, सप्तमी द्विवचन का रूप है।
तो देखिए दो पद हो गए, गुण और यंग लुक, और गुण प्रथमांतम यंग च लुक च यंग लुको यंग च लुक च यंग लुका तयो यंग लुको, यह सप्तमी द्विवचन का, तो दो पद है। तो हमने देख लिया कि गुण हो, कब गुण हो, सप्तमी है तो परे होने पर, अर्थात बाद में होने पर। बाद में क्या हो, या तो यंग हो या लुक हो। लुक किसका हो, च अर्थात यंग का ही लुक हो या यंग परे हो, तो अभ्यास को गुण हो जाएगा। अब देखेंगे इसका जो वृत्ति है, इसको ऊपर मिटा के हम इस सूत्र को ऊपर लिख सकते हैं, गुणो यंग लुको। तो देखिए अभ्यासस्य गुणो यंगी यंग लुकी च परतः। ठीक हो गया। अभ्यासस्य गुणो यंगी यंग लुकी च परतः, कि अभ्यास का षष्ठी एकवचन है, अभ्यासस्य अभ्यास का गुण हो, मतलब अभ्यास को गुण हो। कब गुण हो जाए, जब यंग परे हो या यंग लुक परे हो। यंग परे मतलब यकार परे हो, यंग लुक मतलब जहां पर लुक हुआ हो वो परे हो, बात एक ही है। तो अभ्यास को गुणादेश होता है कब, जब यंग और यंग लुक परे हो। तो देखा था आपने सप्तमी द्विवचन का था, तो सब इस यंग के परे होने पर कार्य हो रहा था। तो रूप हम बनाने वाले आज बोभूयते, बोभूयते। हमारा उदाहरण ये बनने वाला है, बार बार होना या अतिशय को अतिशय होता है, बार बार होता है या अतिशय होता है, तो पुनः पुनः अतिशयेन वा भवति। शयेन वा भवति, पुनः पुनः भवति, अतिशयेन भवति। वा लख रखा है, वा मतलब या, कि पुनः पुनः होता है, बार बार होता है, अतिशय होता है या अत्यधिकता होती है। तो ऐसी स्थिति में यंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे इसमें सिंपल सी बात है, भू धातु आपको दिख रही है, तो भू धातु सत्तार्थक भू धातु का प्रयोग है, भू सत्तायाम। भू सत्तायाम करने के बाद अब सीधे सबसे पहले क्या है, जो हमने प्रथम सूत्र पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, कि धातो रेकाचे हलादेह क्रिया समविहारे यंग। तो यहाँ पर यंग यगंत प्रक्रिया चल रही है, तो यंग प्रत्यय का विधान करने वाले हैं। उसके लिए अब सूत्र का नियम देख लेते हैं कि धातो हो, धातु सूत्र के धातो हो, धातु के अधिकार में हो, और कैसा हो, एक आच हो, इसमें एक अच है, भकार उत्तरवर्ती उकार केवल एक अच है। हलादेह हलादि धातु अर्थात व्यंजन वर्ण जिसके आदि में ऐसी धातु तो भकार मिल गया। तो इन सारी शर्तों को पूरा करने के बाद यहाँ पर इस सूत्र से यंग प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे। किससे, धातो रेकाचे हलादे क्रिया समविहारे यंग। पूरा सूत्र ने लिख करके केवल यंग करता हूं तो यंग प्रत्यय हो गया। अब यंग प्रत्यय में जो हलंत्य लगा तो हलंत्यम से गकार चला जाएगा, किससे, हलंत्यम। तस्य लोप से लोप हो जाएगा, बचेगा केवल यो। अब ये गकार इत होने के कारण, गकार गित होने के कारण एक सूत्र है आत्मनेपद करने वाला, अनुदात्त गित आत्मनेपदम। या जो अनुदात्त हो या जो गित हो, ऐसी स्थिति में आत्मनेपद का विधान होता है। तो यहाँ पर गित कौन है, गकार है। तो यहाँ पर ये जो भी प्रक्रिया बनेगी इस प्रत्यय के प्रयोग से, वह सारी प्रक्रिया आत्मनेपद में बन जाएगी। क्योंकि भवति परस्मय पद होता है, लेकिन उसी धातु से यदि हमें यगंत बनाना है तो हमें वो आत्मनेपद का बनाना पड़ेगा, कि इसके कारण, गित के कारण, अनुदात्त गित आत्मनेपदम से। अब देखिए
भू धातु जो कि धातु के अधिकार में आता है, और धातु के अधिकार में आने के कारण इसकी हो जाती है आर्ध धातुकम शेष, आर्ध धातुक संज्ञा। आर्ध धातुक संज्ञा कर ली। अब जब आर्ध धातुक संज्ञा कर ली जाती है तो उसका फल, संज्ञा करने के बाद ही पुनः उसका फल हमें बताना पड़ता है। तो संज्ञा का बहुत बड़ा महत्व है। सामान्य व्यक्ति कोई भी किसी भी कार्य को कर सकता है, लेकिन जब तक उसको विशेष संज्ञा नहीं दी जाती तब तक वह विशेष कार्य को संपादन नहीं कर सकता। अब उदाहरण से समझ सकते हैं, क्योंकि आईएएस की परीक्षा में बैठने वाले या परीक्षा देने वाले लगभग 70% छात्र ऐसे होते हैं जो बुद्धि कौशल से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन सिलेक्शन केवल 10% छात्रों का ही हो पाता है। और 10% छात्रों के सिलेक्शन होने के बाद उनको आईएएस की संज्ञा प्रदान करने के बाद ही वह कार्य कर सकते हैं। आप अनुमान लगाइए, यदि उनको वह संज्ञा नहीं मिलती, क्या वह कार्य नहीं कर सकते थे? कार्य तब भी वह कर सकते थे, लेकिन जब संज्ञा विशेष कोई संज्ञा दी जाती है उसके बाद उस कार्य का फल अत्यधिक मिलता है, या उस कार्य को करने के लिए आपके पास विशेष योग्यता हो जाती है। वैसे आर्ध धातुक संज्ञा की इसका फल है सार्वधातुकार्ध धातुकयोः, गुण संज्ञा करने वाला। सूत्र देख लिए, पूरा नहीं लिखूंगा। सार्वधातुकार्ध धातुकयोः, ये क्या करता है? इगंत अंग को गुण करेगा। अब स्थिति ऐसी है भू और य। अब यकार जो है वो उसकी आर्ध धातुक संज्ञा है, इसके परे होने पर, बाद में होने पर इगंत अंग जो है बकारोत्तरवर्ती उकार ई उ इक में आता है, तो इसको गुण की प्राप्ति होती है। यदि गुण होता तो क्या हो जाता? ये भो हो जाता, और गुण यदि हो जाता तो फिर वो गुणो यंगलुको सूत्र का क्या प्रयोजन हो जाता? इस यहाँ पर इस सूत्र से गुण नहीं हो पाए, तो इसका निषेध कौन करेगा? गुण की प्राप्ति है। गित परे होने के कारण किंति च, इस सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। यहां पर गुण का निषेध हुआ। अब गुण निषेध होने के बाद सन्नंग्योः द्वित्व हो जाएगा। भू भूय द्वित्व होने के बाद, अब जैसे द्वित्व होता है वैसे सारी प्रक्रिया हो जाती है। कौन कौन से? पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा, और हरस्व हो जाता है। हरस्व करने के बाद अभ्यास से चर्चा से जस्त हो जाता है। तो सबसे पहले द्वित्व करने के बाद हम हरस्व करेंगे। हरस्व सूत्र है, हरस्व। पहले पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा, फिर अभ्यास वाले को हरस्व हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भू भू य, भू भू य। भू भू य करने के बाद अभ्यासे चर्च, अभ्यासे चर्च कि अभ्यास क्या, अभ्यास में जो हो उसको जस्त हो जाए। अभ्यास कौन है? ये पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा की थी, तो इसको चर्तु हो जाएगा, जस्तु हो जाएगा, अर्थात क्षम्यताम। तो यहां पर जस्तु होने के बाद क्या होगा तुम्हारा? बू भू य। जस्तु होने के बाद अब बना है बू भू य। अब मित्रों, तो आपके सामने इतनी प्रक्रिया हो चुकी है। अब यहां पर सूत्र लगेगा गुण करने वाला। कौन सा? गुणो यंगलुकोः, कि यंग के परे होने पर अभ्यास को गुण हो जाए, अभ्यास के इक को गुण हो जाए। एक हमेशा इक यणः संप्रसारणम, इक को ही गुण होता है। तो यंग के परे होने पर या यंगलुक परे होने पर अभ्यास के
इक को गुण हो जाए। अभ्यास का इक कौन है? बकारोत्तरवर्ती उकार, तो इसको गुण होकर के क्या बन जाएगा? अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं इतनी प्रक्रिया को। बो भू य, इतना बनने के बाद किससे? गुणो यंग लुको से, गुणो यंग लुको। उसके बाद सनातनता धातुवा से धातु संज्ञा, धातु संज्ञा करेंगे वहां लट तिपादी आदेश की प्राप्ति होगी। तिपादी में लह परस्मय पद से परस्मय पद का विधान होने लगेगा। उसको छोड़ करके यह सूत्र आता है अनुदात्त गित आत्मनेपदम। गित होने के कारण यहाँ पर आत्मनेपद होगा। आत्मनेपद में तकार आएगा। अब देख सकते हैं, इसको इतना मिटा लेते हैं। वो भू य, आत्मनेपद के लिए तकार आएगा प्रथम पुरुष एकवचन में, तो बन जाएगा क्या? और तितः आत्मनेपदानाम टेरे, वो भू य ते, तितः आत्मनेपदानाम टेरे। तो यहाँ पर एक तो होकर के वो भू यते रूप की सिद्धि हो जाएगी। तो मित्रों, आज हमने वो भू यते रूप को जाना है। तो अब इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि सामान्यतया कोई चीज हो रही है, भवती, सामान्यतया भवती बन रहा है, भवती होता है। यदि इसी को हम प्रयोग करना चाहें कि बार बार होता है, भवती को हम बताना चाहें कि कोई चीज बार बार हो रही है, तो वहां पर हम यगंत प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो भवती से बोभूयते बनेगा, बोभूयते, तो इसका मतलब है बार बार होता है। देखिए, अब भवती का उदाहरण देख सकते हैं, वृष्टि ही भवती, वृष्टि हो रही है। भवती क्या है? परस्मय पद क्या है? प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। और यहां पर यदि इसको हम बताना चाहें कि वृष्टि बार बार हो रही है, तो वहां पर हम यगंत प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। और यगंत प्रक्रिया प्रयोग करने के बाद हम वो अनुदात्त गित आत्मनेपद से आत्मनेपद हो जाता है। तो अब इसको यगंत प्रक्रिया में कैसे करेंगे? वृष्टि ही बोभूयते, वृष्टि ही बोभूयते। ठीक हो गया। अब अन्य उदाहरण देख सकते हैं। एक बार तो मित्रों, हमने अभी बोभूयते देखा था। वैसे ही कोई व्यक्ति कर रहा है, करोति, सामान्यतः करोति है, परस्मय पद बना है, क्रिया धातु का सामान्य रूप है, सामान्य क्रिया है। यदि हम इसको यगंत प्रक्रिया बनाएंगे तो बनेगा चेक्रियते, बार बार करता है। रामः कटम करोति, यह है सामान्य रूप। इसको हम यगंत प्रक्रिया में बनाएंगे तो रामः कटम चेक्रियते, कि राम जो है कट को बार बार करता है। तो ऐसे अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे खादति का चाखाद्यते, चाखाद्यते, कि बालकः खादति बालकः चाखाद्यते, अर्थात बालक बार बार खाता है। गच्छति, कि सुरेशः गच्छति और सुरेशः जंगम्यते, सुरेश बार बार जाता है। तो मित्रों, आज हमने यगंत प्रक्रिया को समझा है। आशा करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ समझ में अवश्य आया होगा। और ऐसे ही हम वीडियो बनाएंगे और खुद भी पढ़ेंगे और आप लोगों को भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, नमः संस्कृताय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।